हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने वेक्टर वाले लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था। एक गर्ल वाला एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर हमारे पास ये कोई डायरेक्शन है, ये मान लो वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन है, और कोई गर्ल इस तरफ मान लो ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ मान लो 10 मीटर चलती है, तो हम उसकी पोजीशन को, जैसे मान लो 10 मीटर चल के वो यहाँ पर पहुँच गई, तो उसकी ये जो इस चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं, ओपी वेक्टर, और मान लो वो 10 मीटर चली थी तो 10 मीटर, और साथ में हम इस डायरेक्शन का, ये जो ओई डायरेक्शन यानी ईस्ट वाली डायरेक्शन है, इस वाली डायरेक्शन का कोई एक यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, लेट से वो एक्स आई कैप है, और इस तरीके से हम गर्ल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम गर्ल्स की डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो 10 मीटर है, ये तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो भी वेक्टर की बात हो रही है, और ये एक यूनिट वेक्टर है जिस भी डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि यही चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है, हमें बताती है कि इसमें डायरेक्शन क्या है, ये जो भी ओपी वेक्टर है उसमें डायरेक्शन क्या है। अब देखो, अगर मैं ये जो 10 मीटर एक्स कैप है, अगर मैं लेट से इसको 10 मीटर से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली एक्स कैप, यानी कि एक यूनिट वेक्टर बच जाएगा, सिर्फ यूनिट वेक्टर बच जाएगा ना, एक्स कैप तो एक यूनिट वेक्टर है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस डायरेक्शन का, यानी जो भी जिस डायरेक्शन में गर्ल चल रही थी, यानी जो भी ये ओपी वेक्टर है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ गया ना। और मैंने देखो इसको किससे डिवाइड करा, मैंने ये जो मैग्नीट्यूड है ना, 10 मीटर मैग्नीट्यूड, इससे डिवाइड करा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे पास भी कोई भी अगर वेक्टर है, लेट से अगर मेरे पास कोई आर वेक्टर है और मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे को उस वेक्टर की डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जिसको हम कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, याद है यूनिट वेक्टर्स को मैंने बताया था ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह से यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर हम उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें मिल जाएगा। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं जनरलाइज करके यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर लेते हैं, लेट से आर वेक्टर, is given by what, is given by r vector is equals to में वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये बात हुई हमारे पास। अब यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो मैंने बताया था कि डायरेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इनको हम किसी भी क्वांटिटी के साथ लिखते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो वो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, और क्योंकि इनकी डायरेक्शन होती है तो ये उसकी डायरेक्शन दे देते हैं। अब देखो, डायरेक्शंस तो बहुत सारी हो सकती है, इन्फिनिटली पॉसिबल डायरेक्शन, इन्फानाइट डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है ना। लेकिन आप जानते हो कि हम जैसे तीन डायरेक्शन है, हम जब प्लेन पे या स्पेस में काम करते हैं तो हम 3 डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। कौन कौन सी वो 3 डायरेक्शन होती है, जिनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये 3 जो डायरेक्शन है इनसे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये ओरिजिन होता है। तो इन 3 डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो हमने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं, मतलब डिफाइन के नाम दे रखा है उनको। यानी कि जो ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम ऐसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। ये जो वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आई कैप है, आई कैप क्या है, आई कैप है कि यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो जे कैप है, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है हमारा किसके, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। और ऐसे ही ये जो के कैप है,
के कैप क्या है, के कैप एक यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये हमने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अच्छा, ये एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाते हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब क्या है कि ये देखो एक्स और वाई के बीच में जैसे एंगल 90 डिग्री होता है, तो आई और जे के बीच में 90 डिग्री होगा। और ऐसे ही अगर ये एंगल देखोगे ना, तो ये वाला, इनके बीच में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, 3D में आप जानते होंगे कि वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री होता है, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का ही है ना, ये भी 90 डिग्री का। तो तीनों जो है, तीनों आई कैप, जे कैप और के कैप, इन तीनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई जेड के बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये तीनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, इनको ये जो आई जे के है ना, आई जे कैप, इनको कॉलेक्टिवली ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्राइड, ट्राइड्स मतलब तीन, ट्राइड्स, बेस वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, बेस वेक्टर और यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहीं आप देखो तो आपको पता चल जाए कि इस नाम का मतलब क्या है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया अभी तक, जो मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हो और उस वेक्टर में कुछ डायरेक्शन होगी ओब्वियसली, तो वो डायरेक्शन पता करनी हो, यानी कि उस वेक्टर के अलोंग मेरे को एक यूनिट वेक्टर पता करना हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का ही तो मतलब होता है डायरेक्शन। तो अगर मेरे को कोई वेक्टर दिया है और मेरे को उस वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है, यानी उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब बहुत सारी पॉसिबल डायरेक्शन होती हैं, तो तीन जो डायरेक्शन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हमने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं, उनको नाम दे रखा है, जिनको हम आई कैप, जे कैप और के कैप बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरीके से निकालते हैं, हम इसके ऊपर मैं आऊँगा दोबारा से, एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जितना पढ़ा ये हमको समझ में आ गया। हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम फिर से आएंगे, जो यूनिट वेक्टर्स है ना, यूनिट वेक्टर निकालना किसी वेक्टर डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर हम फिर से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अभी वो है हमारा रेक्टेंगुलर 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 कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन और स्पेस। ठीक है, जब हम प्लेन की बात करते हैं तो वो कोई 2 डायमेंशन में बात कर रहे होते हैं, और जब स्पेस की बात करते हैं तो वो 3 डायमेंशन में बात हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब अपने को समझना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, उसके लिए आप एक कोई वेक्टर एज्यूम करो। मान लो हमारे पास ये कोई एक ओपी वेक्टर है। ठीक है, और हमारे पास दो कोई भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी वेक्टर को ना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर दें। रिजोल्व से क्या मेरा मतलब होता है, देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक ये मैं जनरली हम एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो वही ले लेता हूँ। मान लो मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मान लो ये एक्स एक्सिस है और इस तरफ मेरी वाई एक्सिस है, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने चूज़ कर ली। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है किसी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने से क्या मतलब है, जैसे देखो मेरे पास ये वेक्टर है, तो मैं इसको ना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मान लो ये एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और एक ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका कुछ पार्ट इधर मान सकते हैं और उसका कुछ पार्ट इधर माना जा सकता है, और जब इन दोनों पार्ट्स का रिजल्टेंट लेंगे, इन दोनों पार्ट्स का हम वेक्टर एडिशन करेंगे, तो यही पार्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इस वेक्टर का कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट इधर कंसीडर किया जा सकता है, जो जिनको मिला के ये वेक्टर मिल जाए, तो इसी को ही रिजोल्व करना कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने ये जो ओपी वेक्टर लिया है, तो उसको अगर मैं ये ओ एक्स और ओ वाई डायरेक्शन में इसका कुछ पार्ट अगर मैं मान लेता हूँ, और जिन पार्ट्स को कंबाइंड करके जिनका रिजल्टेंट लेके ये ओपी वेक्टर ही आ जाएगा, तो उसी को ही बोलेंगे ओपी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि रिजॉल्विंग वेक्टर into two mutually perpendicular direction in a plane। ठीक है, किसी भी प्लेन में, और is called in a plane is called
is called rectangular component, ठीक है, is called rectangular component of vector in a plane, ठीक है। अच्छा, अगर इसको दो की जगह मैं तीन परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करता हूँ तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन ए स्पेस, ठीक है। मतलब 2 और 3 डायमेंशन का अंतर है। अगर हम 2 डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन ए प्लेन बोलेंगे, और 3 में करते हैं रिजोल्व तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन ए स्पेस बोलेंगे। अब देखो ये रिजोल्विंग तो क्या चीज़ होती है वो समझ में आ गई, लेकिन अब करते कैसे हैं एक्चुअली, तो वो हम देखते हैं। जैसे देखो मान लो ये OP वेक्टर है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ OX डायरेक्शन में, जो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और OY भी जो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ओ, ठीक है। तो इसको मैंने 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कुछ कंपोनेंट निकालने के लिए, मान लो ये जो P से परपेंडिकुलर डाला उसको, तो वो मिला यहाँ पर OM, और जो P से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला तो ON। तो ये जो वेक्टर OP वेक्टर था इस डायरेक्शन में, तो उसके इस डायरेक्शन में हम 2 वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैं कह रहा हूँ कि इधर इसका कुछ पार्ट है OM और इसका कुछ पार्ट है ON। तो यहाँ पर क्लियरली फ्रॉम फिगर से मेरे को क्या दिख रहा है कि फ्रॉम फिगर से ये चीज़ मेरे को बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कि देखो जो हमारा OP वेक्टर है, OP वेक्टर उसको मैं OM वेक्टर प्लस में ON वेक्टर के इक्वल लिख सकता हूँ, ON वेक्टर के इक्वल लिख सकता हूँ। कैसे, देखो ये जो है ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, और पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है। तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या देखा था कि अगर कोई पैरेललोग्राम बन रहा है वेक्टर्स में, तो जो 2 एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर होंगे उनका रिजल्टेंट उसके डायगोनल से दिया जाएगा। तो देखो ये 2 OM और ON 2 एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर हैं पैरेललोग्राम के, तो इनका रिजल्टेंट OP के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियरली ये चीज़ जस्टिफाइड है। अब ये जो OM और ये ON है, ये OM और ON है, यही तो है हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है ना, यही तो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इनको निकालना कैसे है वो देखते हैं, इनको हम थोड़ा सा और भी डिटेल में समझते हैं। ये हमें ये बात तो समझ में आ गई कि होते क्या हैं, लेकिन इनको और भी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो अब मान लेता हूँ मैं, देखो जनरली हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली है, तो ये जो OM है, OM यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू रही होगी OM, तो इसको मैं x से ही रिप्रेजेंट करता हूँ। OM का कुछ लेंथ भी तो रहा होगा ना इस वेक्टर का, और ऐसे ही ON इसकी भी कुछ लेंथ रही होगी, तो लेट्स से मैं इसको y से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब अगर मेरे को OM वेक्टर लिखना है, तो देखो वेक्टर, अगर मेरे को OM वेक्टर लिखना है तो देखो ये जो है O से लेकर M तक ये जो भी वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, वो x ही तो हुआ ना मैग्नीट्यूड, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक की लेंथ जो है वो x है। और OM ये तो x एक्सिस है, तो x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो i कैप लिख दूंगा, तो फिर ये मेरे पास OM वेक्टर आ जाएगा। देखो ये मैग्नीट्यूड भी आ गया, और साथ में उसकी डायरेक्शन के लिए मैंने यूनिट वेक्टर यूज़ कर लिया, क्योंकि अगर मैं यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगा तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं, जो भी क्वान्टिटी की बात कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन दे देगा। सिमिलरली अगर मेरे को ON वेक्टर लिखना, ON, तो ON वेक्टर क्या हो जाएगा, ON वेक्टर देखो वहाँ से O से लेकर N तक मैग्नीट्यूड तो है y, और उसको उसके यूनिट वेक्टर से j, y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो OM और ON निकाला है, अगर मैं उसको यहाँ पर पुट कर दूँ इस वाली इक्वेशन में, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो फर्स्ट में OP जो वेक्टर है, OP वेक्टर वो आ जाएगा मेरा x i कैप प्लस में y j कैप, इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो है इस तरीके से हमने किसी OP वेक्टर को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। ये जो x और y जो हैं वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिनमें हमने रिजॉल्व करा है। जैसे यहाँ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग करा था, तो ये जो x बता रहा है, ये x बता रहा है कि जो भी आपने जो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करा है, तो उसमें जो पहली डायरेक्शन है उसके अलोंग इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है, और ये जो y बता रहा है जो दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है। और ऑब्वियसली i और j के क्या बता रहे हैं कि ये जो वेक्टर है वो किन 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व हुआ है, ठीक है। अब क्लियरली आप यहाँ पर अगर मैं 2 की जगह 3 लेता, ठीक है ना, अगर मान लो कि इन स्पेस की बात होती, इन स्पेस यानी कि 3 डायमेंशन में होता, तो वहाँ पे z वहाँ पर x y और z और आ जाता, और i j और k आ जाता। इन स्पेस में जो OP वेक्टर है उसको हम किस तरीके से लिख सकते थे, वो हम लिखते कि x i कैप प्लस में y j कैप और प्लस में z k कैप। ऑब्वियसली हम स्पेस में इस तरीके से हम लिख सकते हैं,
ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन ए स्पेस और इन ए प्लेन। अब इसका हम काफ़ी दूसरा यूज़ भी अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ हमने सीखी इसको हम एक दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। दूसरे नज़रिए से मेरा क्या मतलब है, देखो आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ करो आपके पास ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई पॉइंट दे रखा है, मान लो पॉइंट पी दे रखा है और ये दे रखा है 1 2 और 3, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो 1 होता है ये तो क्या x की वैल्यू होती है, ये जो 2 होता है आगे वाला ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये 3 जो है ये z की वैल्यू होती है। तो अगर मान लो ये ओरिजिन है तो ये जो अगर मैं इस पॉइंट को वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अभी तो ये देखो ये एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन जो होता है ना एक्स वाई जेड इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम में 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ओ को पी से ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो OP वेक्टर है उस OP वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो OP वेक्टर को सपोज मैं R वेक्टर का नाम दे देता हूँ, R वेक्टर। तो OP वेक्टर जो है जिसको मैंने R वेक्टर का नाम दे दिया उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो ये जो 1 है 1 ऑब्वियसली x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का वो कितना हो गया, वो हो गया 1 x डायरेक्शन में। तो 1 हो गया 1 और डायरेक्शन कौन सी x वाली है ना, तो इसके साथ क्या लिख दूंगा आई कैप। जो 2 है वो y डायरेक्शन मतलब y की वैल्यू है, तो y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का 2 और डायरेक्शन कौन सी है j। और 3 है वो कौन सी डायरेक्शन है z और मैग्नीट्यूड तो 3 है और डायरेक्शन क्या है k। तो यानी सिंपली जो r वेक्टर है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, ठीक है। तो ये हमने एक पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और पता है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ये जो लिखा है ना मैंने, ये क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ये एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, किस पॉइंट का, 1 2 3 का। पोजीशन वेक्टर आपको याद हो हमने पहले भी डिस्कस करा था, बट उसमें हमने ये आई जे के की टर्म्स नहीं देखी थी क्योंकि उस टाइम पे हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी थी। तो हम इस तरीके से किसी भी पॉइंट को, अब जनरली आप देखिए वेक्टर में किसी भी पॉइंट को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम बार बार। अगर कोई पॉइंट है 1 2 3 या कुछ भी है तो उसको एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप और जेड वाले के साथ के कैप लिख के हम उस किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब आई होप आपको पता चल गया। अब हमने अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी। क्या चीज़ें सीखी, एक तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जब हमने लेक्चर स्टार्ट करा था कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। फिर मैंने बताया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लोग हमने यूनिट वेक्टर्स पहले ही डिफाइन कर रखे हैं। और फिर किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है प्लेन में और स्पेस में, ये चीज़ें सीखी हमने। और किसी भी पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर का, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस तरीके से लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम जिसमें ये जो चीज़ें हमने सीखी है वो थोड़ा सा इस्तेमाल भी हो जाए, उनका यूज़ हो जाए, देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, फाइंड द unit vector in the direction of resultant of two vectors. A vector is equals to I cap plus 2j cap minus k cap and B vector minus 5 I cap plus j cap plus k cap, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, उन 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। तो जनरली देखो कभी भी आपको 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने को बोले तो रिजल्टेंट का मतलब होता है बेसिकली इन वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने देखा था रिजल्टेंट में 2 वेक्टर्स जनरली ऐड हो रहे थे। तो जब भी रिजल्टेंट बोले आपको और सिंपली 2 वेक्टर दिए हों उसका मतलब क्या होता है, उनको हमें ऐड करना है। तो हमें इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे हम, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो ऐड कैसे करते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर ये है और एक बी वेक्टर ये है, तो जब हम ऐड करते हैं ना तो आई कैप वाला जो भी कंपोनेंट है वो आई में ऐड होता है, जे वाला जे में ऐड होगा और के वाला के में ऐड होगा। तो देखो यहाँ पर आई कैप है और यहाँ पर -5 आई कैप है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 आई कैप है और ये प्लस का जे कैप है, तो जे वाला जे में ऐड करेंगे तो 2 और ये जे कितना हो जाएगा, तो 3 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का के कैप और यहाँ प्लस का के कैप, ये तो 0 हो गया ना, तो इसको लिखो या आप
ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो माइनस का 4i प्लस 3j प्लस में 0k, ये एक रिजल्टेंट आ गया। नाउ अब हमारे पास वेक्टर आ गया जिसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अब क्या लिखूंगा, नाउ ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर है ना, एक ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यानी जो रिजल्टेंट निकालना है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, तो इज गिवन एज, तो कैसे दिया गया है, अभी हमने देखा था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, वो वेक्टर लिखते हैं और उसको उसके मैग्नीट्यूड से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर कितना हो गया, वेक्टर हो गया हमारा माइनस का 4i प्लस में 3j और प्लस में 0k। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो भाई देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैं निकालना आपको बताता हूँ कि जैसे अभी आपके पास कोई भी वेक्टर हो, मैं यहाँ पर ये चीज़ मेरे को शायद पहले बता देनी चाहिए थी बट कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये जैसे अभी हमने ये पॉइंट P लिया था ना, पॉइंट P लिया था और ये O था, ठीक है, और हमने जब OP वेक्टर निकाला था ना, OP वेक्टर कुछ ऐसे करके आ गया था। हमने मान लो 3D स्पेस में निकाला था xi प्लस में yj और प्लस में zk, तो ये वेक्टर हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड ये वाली लेंथ हुई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर यूज़ करता हूँ, पर ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। अभी OP वेक्टर जिसको हमने R वेक्टर भी बोल दिया था, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे अंडर रूट लगाते हैं और जो भी i के आगे वाला कंपोनेंट होता है, यानी x, उसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर j के आगे वाला कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर, और फिर z के आगे वाला, k के आगे वाला जो कंपोनेंट होता है, इस तरीके से। तो अंडर रूट के अंदर इस तरीके से हम i के आगे जो लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर j के आगे वाला जो लिखा रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर k के आगे जो लिखी होती है इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इनके समेशन का अंडर रूट निकालते हैं और ये मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड देखो आप यहाँ पर हर चीज़ का स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा था ना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखो ये मैग्नीट्यूड, हम यहाँ पर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर आर वेक्टर ये माइनस का 4 है i के आगे, तो माइनस का 4 का स्क्वायर, फिर j के आगे कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर तो 0 है तो 0 का स्क्वायर लिखो या मत लिखो, चलो लिख देते हैं यहाँ पर। तो फाइनली कितना आ गया, तो माइनस का 4i प्लस में 3j प्लस में 0k एंड अपोन में कितना आ गया, अपोन में आ गया देखो ये -4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 प्लस में 9 ये आ जाएगा 25, और हम इसको फर्दर लिखेंगे तो 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का 4i प्लस में 3j प्लस में 0k और अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस 5 को आप सबके नीचे सेपरेट भी लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये हुआ। ठीक है, तो हमें कोई वेक्टर दे रखा हो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और दो वेक्टर का जब हम एडिशन या रिजल्टेंट क्या का मतलब क्या होता है, सिंपली ऐड करना। तो आई होप इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक नया जो है नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या चीज़ है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे जो हम न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं, वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। देखो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो दो तरीके का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम क्रॉस या फिर क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। अभी जो डॉट प्रोडक्ट है उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ये आपको भी समझ में आ जाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। और डॉट और क्रॉस से क्या मतलब होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़रा डॉट और स्केलर प्रोडक्ट से। ठीक है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, देन हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे। तो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें होती है ये देखते हैं सबसे पहले। तो देखो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जैसे कोई वेक्टर ले लेता हूँ मैं, एक वेक्टर ले लेता हूँ ए वेक्टर,
ठीक है, और दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ बी वेक्टर। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट है तो बीच में डॉट लगा दिया जाता है, और ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा। या सिंपली आपको याद हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ना लिख के, मतलब ये पूरा मोड में ना लिख के अगर हम ऐसे भी लिख दें ए बी कॉस थीटा, तो ये भी आपको मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा क्या है भाई, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। जैसे मान लो ये लेट से ये वेक्टर ए है और मान लेते हैं ये जो है ये वेक्टर बी है, तो जो थीटा है ना वो यहाँ पर एंगल्स है बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ से देखो अगर ए डॉट बी जो आपका ए बी कोस थीटा आया, तो अगर लेट से मैं यहाँ से कोस थीटा निकालना चाहूँ, कोस थीटा, तो ये कितना निकल के आएगा मेरा, ये निकल के आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन में ये वाली चीज़ है, या कह लो ये जो चीज़ है ये तो नीचे चली जाएगी, है ना, कोई सा भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। ये इसको हमने इसके इक्वल लगा, यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे तो ये सारी चीज़ इसके नीचे चली जाएगी ना। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ पर, जो फॉर्मूला निकल के आया कोस थीटा इक्वल्स टू में ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला है ये याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का। अच्छा, अब यहाँ पर अगर सपोज करो कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, सपोज करो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। इफ वेक्टर्स 90 डिग्री हो जाए मतलब क्या होता है, वेक्टर्स क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, है ना, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 90 डिग्री डालें तो देखो cos 90 यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos 90, तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, अब भाई cos 90 कितना होता है, cos 90 तो 0 होता है, तो ए डॉट बी जो है वो सीधा 0 ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे वाली टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी। तो यानी कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर आप इस बात को नोट कर सकते हैं, इसका भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसको लेके भी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी कि क्या नोट में क्या बात करनी है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब भी आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर बोले या कहीं भी दिखाई दे तो आपके माइंड में ये बात जरूर आनी चाहिए कि अच्छा इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, डॉट प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम फर्दर आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब यहाँ पर जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दो वेक्टर्स का, उसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं और सपोज करो यहाँ पर एक नई चीज़ देखते हैं। यहाँ पर एक और हम कुछ इम्पोर्टेंट काम करते हैं। देखो लेट्स मैं आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ। आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं ना, तो अभी ए डॉट बी पढ़ा हमने, तो फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और बी भी इसमें मैंने आई ही ले लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस क्या हो जाएगा, देखो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आई वेक्टर के साथ तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा ना। आई वेक्टर क्या था, ये जो एक्स एक्सिस थी, है ना, उसकी ये देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली हमारी वाई एक्सिस होती है, और इधर की तरफ हम जेड एक्सिस दे सकते हैं। तो इस एक्सिस के लॉन्ग तो आई कैप था, और आई कैप और दोबारा से आई कैप इधर ही लिखोगे तो आई का आई के साथ तो एंगल 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या था, एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये दोबारा से यूनिट वेक्टर हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, और cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो ये कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ऐसे ही अगर आपने आई डॉट आई निकाला, अगर आप जे डॉट जे निकालते तो क्या वो भी 1 आता, बिल्कुल वो भी 1 आता, जे डॉट जे, क्योंकि जे का जे के साथ भी तो एंगल 0 ही होता और यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता। और यहाँ पर हम के डॉट के निकालें तो वो भी क्या निकल के आता 1। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि आई डॉट आई इसकस टू में जे डॉट जे इसकस टू में के डॉट के वो क्या होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। यानी कि सेम डायरेक्शन के दो यूनिट वेक्टर हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो गए उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो 1 के इक्वल आता है,
ठीक है। दूसरा किसी और के साथ निकाल के देखते हैं। मान लो कि सपोज़ मैं आई का जे के साथ निकाल के देखता हूँ, आई डॉट जे, यहाँ पर आई डॉट जे निकालता हूँ तो फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बीच में एंगल कॉस, तो कॉस 90 डिग्री आएगा ना, क्योंकि देखो ये आई है और जे तो इस एक्सिस इस वाई के अलोंग होता है, तो आई और जी के बीच में तो एंगल हो गया 90, कॉस 90 होता है 0, तो ये सारी चीज़ कितने की इक्वल आ जाएगी 0। तो इसका मतलब कि जो आई डॉट जे है, आई डॉट जे है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट जे, तो जो आई डॉट जे है वो किसके इक्वल आया 0। ऐसे ही अगर आप जे डॉट के निकालते तो भी 0 आता, या फिर आई डॉट के निकालते तो भी निकल के 0 ही आता। यानी कि सेम डायरेक्शन के दो यूनिट वेक्टर के साथ अगर आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो तो 1 के इक्वल आता है, लेकिन अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात आपको क्या नोट करनी चाहिए, यहाँ पर बात आपको ये नोट करनी चाहिए कि ये जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब यानी कि ए डॉट बी अगर हम निकालें और अगर हम बी डॉट ए निकालें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों मतलब सेम ही निकल के आएगा। ऐसा देखें कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें अगर मैं आई डॉट जे लिख रहा हूँ या जे डॉट आई लिख रहा हूँ तो वो दोनों सेम चीज़ को ही बताते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी है, नेक्स्ट हमको क्या समझना है कि देखो सपोज़ करो अभी मैं आपको बोलता हूँ, आपको दो वेक्टर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि उनका मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालो या स्केलर प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। दो वेक्टर मैं आपको देता हूँ। अभी आपने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या देखा, आप याद करो कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप निकालो तो आप मेरे से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछोगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछोगे और उनके बीच का एंगल पूछोगे, तब मेरे को आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप मेरे को बता पाओगे। लेकिन अगर सपोज करो आपको ये सब एंगल ना दिया हो, सिंपली आपको मैग्नीट्यूड भी ना दिया हो, सिंपली आपको दो वेक्टर दिए हो, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई ए वेक्टर दिया हो और बी वेक्टर दिया हो, तब हम उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। मान लो अपने पास ए जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप और प्लस में z1 के कैप, ये वेक्टर है। और जो दूसरा बी वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से है, हमारे पास x2 आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में z2 के कैप, ठीक है। हमारे पास ये दो वेक्टर है और हमें इसका क्या निकालना हो, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे हम, देखो ए डॉट बी तो क्या करेंगे हम, पहले जो ये x1 वाला है, ठीक है, इस पूरे के साथ निकालना है ना, तो पहले मैं x1 आई कैप इसका डॉट प्रोडक्ट इन सब के साथ लेता हूँ। तो जब मैं देखो मैं x1 आई कैप को इसके साथ करूँगा तो देखो क्या आएगा, x1 x2 और आई डॉट आई, वो तो 1 हो जाएगा ना, पहले मैं इस वाले का इन सब के साथ ले रहा हूँ। तो x1 आई कैप का x2 आई कैप साथ करूँगा तो x1 x2 और आई डॉट आई तो हो गया 1 प्लस में। अब मैं इसका जब मैं इसके साथ करूँगा तो देखो x1 y2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ i और यहाँ पर लिखा हुआ j, तो i डॉट j तो क्या हो जाएगा 0। अभी हमने देखा ना यहाँ पर देखो i डॉट j तो क्या हो गया 0। फिर ऐसे ही जब मैं इसका इसके साथ करूँगा तो x1 z2 तो ठीक है, लेकिन i डॉट k वो भी 0 आ जाएगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मैंने तीनों ऑप्शन कर दिया। ऐसे ही जब मैं y1 का इसके साथ करूँगा तो देखो y1 x2 तो आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर j और क्या लिखा हुआ i, तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसका इसके साथ करूँगा तो देखो y1 y2 भी आएगा और यहाँ पर j डॉट j तो 1 हो गया, ठीक है। तो यही क्लियरली आपको दिख गया होगा। इसी तरीके से जब z1 का करेंगे तो इन दोनों के साथ 0 आएगा और क्या आएगा z1 इंटू में z2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल सकता है। तो इससे हमने क्या बात सीखी कि अगर हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और हमें पास दो वेक्टर हैं तो हम आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दें, देखो x1 को x2 से कर दें, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दें और के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपके पास मान लो ए वेक्टर दे रखा है कुछ आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, और मान लो बी वेक्टर आपके पास दे रखा है 2 आई कैप माइनस का के कैप प्लस का जे कैप, प्लस का माइनस का यहाँ पर जे ले लेते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर के लिख दिया, यहाँ पर क्या ले लेते हैं कुछ जे कैप ले लेते हैं और प्लस का यहाँ पर 4 के कैप।
तो अगर आपको ए डॉट बी निकालना है, ठीक है, अगर आपको ए डॉट बी निकालना है तो क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालने के लिए सिंपली आई वाले को आई से, तो 1 को करेंगे 2 से, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, ये था ना देखो x1 x2, यानी कि x1 को x2, तो 1 को इसके आगे क्या लिखा हुआ, 1 को 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 को किससे करेंगे, -1 से, तो 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2, और यहाँ पर -3 को 4 से करेंगे तो कितना होगा, -12, तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया -12। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो सिंपल एक नंबर निकल के आता है, इसके अंदर कुछ भी आई जे के नहीं आता, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ भी डायरेक्शन ना हो। तो यहाँ पर देखो ये एक नंबर ही तो निकल के आया है, ये जो आया है ये हमारा इट इज़ ए स्केलर, मतलब इसके अंदर कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, आई जे के तो है ही नहीं ना, तो इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका अगर उनको हम वेक्टर्स दे रखे हैं और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे के और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली एक स्केलर आएगा, उसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट जो हमने सीखा अभी उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम ज़रा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर्स दे रखे हैं हमारे पास, एंगल बिटवीन, ए वेक्टर दे रखा हमारे पास आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस का के कैप, एंड दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप। तो इन दो वेक्टर्स के बीच में अपने को एंगल निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी ऊपर जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको ए डॉट बी का, बी के थ्रू कोस थीटा का, तो मैंने बताया था ना एक इम्पोर्टेंट जिस पर मार्क करा था कि इसको हम वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो सीधा रख देते हैं, देखो यहाँ पर ए डॉट बी यानी ऊपर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सीधा देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आई के जो आगे है, तो यहाँ पर ऊपर में ए डॉट बी निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी है ना, हमने और यहाँ पर फॉर्मूला हमने स्मॉल के लिए पढ़ा था, तो बात एक ही है ना। तो यहाँ पर हमारा जो, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारा जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर कैसे लगेगा, यहाँ पर लगेगा ए डॉट बी, हमने जो पढ़ा था स्मॉल में पढ़ा था, लेकिन हमें यहाँ पर वेक्टर्स कैपिटल में दे रखे हैं, तो हम जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, तो ऊपर ए डॉट बी और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, इस तरीके से। अब जरा हम ए डॉट बी निकालते हैं ऊपर, तो देखो तो इसके आगे कितना है 1 और इसके आगे कितना है -1, तो यहाँ पर cos थीटा लिख लेता हूँ पहले, तो ऊपर 1 को -1 से करेंगे तो आएगा -1 प्लस ये देखो यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो 2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर -1 है और -2, तो -1 को -2 से करेंगे तो प्लस का 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर कितना है -2, तो प्लस का 2 निकल के आएगा। अब नीचे क्या है, नीचे है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई का है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना लिखूँगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखूँगा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। और यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो बी का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, फिर इसके आगे कितना लिखा 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, और यहाँ पर के क्या है कितना लिखा -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना क्या बताया था मैंने कि आई के आगे जो लिखा हो उसका स्क्वायर, जे के आगे जो लिखा हो उसका स्क्वायर, के आगे जो लिखा हो उसका स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर देखो cos थीटा जो है वो मेरा क्या निकल के, ऊपर देखो कितना है 2 और 2 4 प्लस का और माइनस का 1, तो ये हो गया 3, और नीचे कितना निकल के आया है, तो देखो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पर मैंने ये 2 का स्क्वायर लिखना चाहिए था ना मेरे को, ये 2 का स्क्वायर था ना यहाँ पर, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 5 और 6, तो यहाँ पर हो गया √6, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर करके लिख दिया आई गेस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी कितना आ गया √6, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो √6 नीचे, तो सिंपली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से तो रूट कट ही जाता है ना, दो रूट सिमिलर होते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये आ गया 3/6 का मतलब 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो थीटा कितना हो गया
60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री पे ही तो cos की वैल्यू 1/2 आती है, तो थीटा कितना रहा होगा 60 डिग्री। इस तरीके से हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला जो है हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, देन थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ ए वेक्टर 2i कैप प्लस में लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर -i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमारे पास ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं और बोला है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, और पहला वाला जो वेक्टर है ना, वहाँ पर कुछ अननोन क्वांटिटी है लैम्डा, इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि जब भी आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिखाई दे या 90 डिग्री के बीच का एंगल दिखाई दे, ऐसा बोला हो, तो क्या होता है कि दो वेक्टर्स का अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, है ना। कि इफ़ टू वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन क्या होता है कि उनका जो स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इस फैक्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ए डॉट भी 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ए डॉट भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो अब देखो इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ -1 से, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस लैम्डा जो है वहाँ पर वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे क्या लिखा है 1, तो लैम्डा को 1 से करेंगे तो लैम्डा ही आएगा, प्लस यहाँ पर जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे कितना लिखा है 1, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना आ जाएगा 3, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर देखो -2 प्लस का 3, तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो लैम्डा प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0, और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी -1। तो इस टाइप के भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। और भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन तो हम जितने करें कम है, क्वेश्चंस हम करेंगे अलग से बाद में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं जल्दी से उसको बता देता हूँ। स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट करा था यूनिट वेक्टर से, है ना। यूनिट वेक्टर से हमने स्टार्ट करा था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक बार हाँ यहाँ से स्टार्ट करा था हमने। तो मैंने बताया था कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती हैं, तो इनके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो प्री डिफाइंड हमने कर रखे हैं, नाम दे रखा आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। और इनको हम ऑर्थोगोनल ट्रायड्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन में रिजॉल्व करना या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पेस में रिवॉल्व करने को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। फिर हमने देखा कि किसी भी वेक्टर्स का जो है किसी भी पॉइंट को हम वेक्टर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना 1 2 3, हमने इसको देखा तो हमने देखा कि भाई इस पॉइंट को हम आई जे के वेक्टर्स की हेल्प से, यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन करा कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, यहाँ पर ये क्वेश्चन करा था हमने। और देन हमने दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ा कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला जो वाला जो प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो हमने देखा, और ये याद क्या रखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है कि इसका यूज़ हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, 0, ठीक है। उसके बाद ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे और के डॉट के इक्वल होते हैं, और किसी और के साथ यानी दो सिमिलर टाइप के सिमिलर डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वाले यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना आई डॉट जे, जे डॉट के, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। और देन हमने इसके ऊपर दो क्वेश्चंस करें, और तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक यू।